नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। उत्तर भारत में चटपटा और जायकेदार खाने का खूब चलन है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस तरह के खान पान में न्यूट्रिशन की तो कमी होती ही है, साथ ही साथ नमक और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा और प्रोटीन की मात्रा कम होने से ये सेहतमंद थाली नहीं कही जाएगी। PGI-MER चंडीगढ़ की एक स्टडी में कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ऐसे में हम आज इसी स्टडी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि नमक और फास्फोरस की बढ़ी हुई मात्रा सेहत के लिए कितनी घातक है। ये उत्तर भारत की जो थाली है, क्या ये पर्टिकुलरली ये ट्रेंड वहीं देखने को मिलता है या आमतौर पर भारत में सभी लोग ज़्यादा नमक और कम प्रोटीन खाने के आदी हैं? और अगर ऐसा है तो फिर किस खतरे की जद में हम जा रहे हैं, विस्तार से करेंगे मेहमानों से चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। न्यूट्रिशन के मामले में उत्तर भारतीय थाली अनहेल्दी साबित हो रही है। खासकर यहाँ की थाली में औसत से कहीं ज्यादा नमक पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडियन खान पान में प्रोटीन की मात्रा कम पाई गई है। दरअसल जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया और PGI-MER चंडीगढ़ के एक सर्वे में ये चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस स्टडी में कुल 400 से अधिक वयस्कों को शामिल किया गया। इनमें स्वस्थ और शुरुआती स्टेज में क्रॉनिक किडनी रोग से पीड़ित लोग भी शामिल किए गए। इस स्टडी में शामिल शोधकर्ताओं की माने तो बॉडी में जैसे ही सोडियम यानी नमक की मात्रा बढ़ती है, शरीर में अतिरिक्त पानी जमा होने लगता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही बॉडी के कई हिस्सों में जैसे हाथ, पैर और टखने में सूजन की समस्या हो सकती है। बॉडी में ज्यादा नमक होने से पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है। वहीं खान पान में फास्फोरस की अधिक मात्रा क्रॉनिक किडनी डिजीज रोगियों के लिए घातक होती है। दरअसल बॉडी में बढ़ा हुआ फास्फोरस लेवल ब्लड में कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है। खासकर हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, लेकिन जब इसकी बॉडी में कमी होती है तो मेटाबॉलिक बोन डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। वही हमारे शरीर के विकास के लिए और मजबूत मांसपेशियों के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है। लेकिन स्टडी में पाया गया कि नॉर्थ इंडियन थाली में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसकी कमी से लिवर के साथ हड्डियों की बीमारी की आशंका भी रहती है। ब्लड में पोटेशियम लेवल में कमी होने से आमतौर पर कोई लक्षण साफ तौर पर तो दिखाई नहीं देते, लेकिन इसकी ज्यादा कमी होने से मांसपेशियों में कमजोरी और लकवा का खतरा होता है। WHO के मुताबिक हमारी डेली डाइट में नमक की मात्रा 5 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए और फास्फोरस की मात्रा 7000 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि नॉर्थ इंडियन थाली में दोनों की ही मात्रा अधिक पाई गई। वहीं पोटेशियम की बात करें तो बॉडी को इसकी कम से कम 3.5 ग्राम जरूरत होती है, लेकिन लोग इससे कम पोटेशियम लेते हैं। प्रोटीन की बात करें तो हमें डेली अपने प्रति किलो वजन पर 0.78 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, लेकिन स्टडी में नॉर्थ इंडियन थाली में इससे कम प्रोटीन पाई गई। फिलहाल तो पैकेज्ड और जंक फूड के साथ खराब लाइफस्टाइल ने हमारी बॉडी में सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम और प्रोटीन के संतुलन को बिगाड़ा है। ऐसे में स्टडी एक संकेत है उन लोगों के लिए जो सेहत की बजाय स्वाद को तवज्जो देते हैं। इसीलिए बीमारियों से बचना है तो हेल्दी डाइट ले और हेल्दी रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काफी इंटरेस्टिंग ये स्टडी है और ये बताता है कि हमारे खान पान की आदतें किस तरह से हमारी सेहत को नुकसान कर रही हैं। PGI-MER की ये रिपोर्ट है और साथ ही साथ द जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ इंडिया इनकी भी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वनीता अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर लहरिया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरोड़ा मैम, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है और हमने तो कई स्टडीज़ पढ़ी हैं जिसमें ओवरऑल भारतीय खाने में जो नमक की अधिकता है, पोटेशियम की अधिकता है और प्रोटीन की जो कमी है, ये अक्सर हमें देखने सुनने को मिल जाती है। लेकिन पर्टिकुलरली इस स्टडी में ख़ास तौर से फोकस किया गया है नॉर्थ इंडियन रीजन में। ये कितना इम्पोर्टेंट ये स्टडी आपको लगती है मैम, ख़ासतौर से उस आलोक में जब हाइपरटेंशन के मरीज़ की तादाद देश में हर तीसरे चौथे व्यक्ति के हाइपरटेंशन की जद में आने की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं?
दीपक, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने पूछा है कि सोसाइटी में हमारे लोगों में उसकी मात्रा बढ़ गई है, लेकिन इसको एक बड़े बैलेंस तरीके से सोचना पड़ेगा। जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है तो हम उनको कभी भी लो सॉल्ट डाइट नहीं बोलते हैं, हम नॉर्मल सॉल्ट डाइट बोलते हैं। क्योंकि अगर हम लो सॉल्ट डाइट बोलते हैं तो हमारे इंडियन पेशेंट्स को ये नॉर्मल उनकी प्रतिक्रिया ये होती है कि वो बिल्कुल ही सॉल्ट बंद कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, उससे सोडियम का लेवल नीचे चला जाता है बॉडी में, एंड दे हैव द अदर साइड इफेक्ट्स ऑफ लो सोडियम, which means they will have weakness, lethargy, they will lose consciousness, they have a history of falls, and कई बारी तो सीजर्स भी हो जाते हैं। सोडियम के लेवल इतने लो 118 120 से कम के लेके आते हैं। इसलिए हमें एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच करनी पड़ती है। इसीलिए हम लोग पेशेंट्स को कभी भी लो सॉल्ट डाइट पे नहीं, हम नॉर्मल सॉल्ट डाइट पे बोलते हैं। हम उनको कहते हैं जो घर में खाना बनता है, प्लीज़ मेक श्योर व्हाट आई एम सेइंग इज़ कम्युनिकेटेड राइटली। मैं नॉर्थ इंडियन थाली जो बाज़ार में मिलती है उसकी बात नहीं कर रही, मैं घर के खाने की बात कर रही हूँ। जो हमारे घर में खाना बनता है, जो घर में खाना बनता है वो लें। उसके बीच में सॉल्ट आपकी मात्रा आप नॉर्मल लें, लेकिन ऊपर से सॉल्ट नहीं डालें। लाइक टेबल सॉल्ट यूज़ नहीं करें, वेदर इट इज़ इन द कर्ड, सैलड, फ्रूट्स, उस पर ऊपर से सॉल्ट नहीं डालें। अचार पापड़ चटनी बंद कर दीजिए, वो ऐड नहीं करें अपने फूड में। दीज आर ऑल एक्स्ट्रा सॉल्ट्स that adds to the hypertension, but normal salt diet के साथ घर का बना हुआ खाना is actually the best। अगर आप नॉर्थ इंडियन थाली की बात करते हैं, आई एग्री उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, बट नॉर्थ इंडियन थाली जो घर में बनती है उसमें नहीं, जो बाज़ार में मिलती है उसमें। तो आप जब ये बैलेंस चीज़ से आप बता रहे हैं लोगों को, तो नॉर्थ इंडियन थाली कोई 3 बारी तो दिन में नहीं खाता ना। बाहर जाके आप खाएंगे तो एक आध दिन कोई होगा, हफ्ते में 1 दिन जाके बाहर खा लेंगे। इसलिए इसको बड़े बैलेंस तरीके से हमें एनालाइज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली मैम, मुझे लगता है कि आपने बहुत यूनिक और कुछ नए इंसाइट्स दिए हैं। नंबर 1 कि इंडियन का जो परसेप्शन है उसमें अगर आपने लो सॉल्ट डाइट बोला तो वाकई में लोग पूरी तरह से नमक छोड़ देते हैं। और वाकई में आपने जो बोला कि उनको लेथार्जी होती है, कमज़ोरी आती है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही सीज़र का एक इसी तरह का एक इंसिडेंस रिपोर्ट भी हुआ था मीडिया में, और उनकी जान जाते जाते बची। शुक्र है कि डॉक्टर्स ने उनको समय पर बचा लिया, और बाद में पता चला कि बिल्कुल ही उन्होंने सोडियम यानी कि नमक बंद कर दिया था, और उस वजह से उनको सीज़र हुआ। ये एक दिलचस्प पहलू है डॉक्टर लहरिया हिंदुस्तानियों का, कि साहब अगर खाना खाना है तो बिल्कुल इस तरह का खाना है कि साहब लजीज होना चाहिए और उसमें हर चीज़ें होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ना कि रज के खाने की आदत जो हिंदुस्तानियों की है। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि साहब बैलेंस्ड डाइट खाइए, तो वो पूरी तरह से या तो बिल्कुल बिना नमक वाली खिचड़ी पर आ जाएंगे, और या तो वो पानी में चले जाएंगे, या सिर्फ सैलेड खाने लगते हैं। ये थोड़ा आप लोगों के साथ भी कई बार ये होता होगा। ये साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है खाने के प्रति, ये बैलेंस के रूप में कब आ पाएगा और किस तरह से आएगा, डॉक्टर लहरिया? आपने जो बात बोली बिल्कुल सटीक है कि लोग एक्सेस करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती, स्पेशली जब सॉल्ट की बात करते हैं या शुगर्स की बात करते हैं, तो वो मार्केट बेस्ड फूड से हो रही है। हम होममेड फूड में जितना इंग्रेडिएंट यूज करते हैं वो उस डेली नीड के लिए पर्याप्त होते हैं। अगर हम बहुत सालों 5000 साल पहले जाएं, जब आदि मानव थे, व्यक्ति जंगलों से वो कलेक्ट करके खाता था, तो एवरेज डेली सॉल्ट इनटेक एक अनुमान लगाया जाता करीब 1 ग्राम होती थी। तो पिछले 5000 सालों में वो 7 से 8 ग्राम एवरेज पहुंच गई है, जबकि हमारा डेली रिक्वायरमेंट सॉल्ट का करीब 5 ग्राम या 1 टीस्पून फुल होता है। सॉल्ट में हम जानते हैं कि सोडियम एंड क्लोराइड होते हैं, 40% सोडियम होता है। तो जो सोडियम इनटेक एंड सॉल्ट इनटेक 2 डिफरेंट चीजें हैं। सॉल्ट इनटेक जो सोडियम क्लोराइड है 5 ग्राम की बात होती है, सोडियम इनटेक अराउंड 2.2 ग्राम के करीब होता है, 2200 मिलीग्राम होता है। तो ये सारी चीजें, लेकिन मुख्य रूप से हमारे जो इनडायरेक्ट लोगों को जो मेन भ्रांति होती है, जहां पर वो उनको सॉल्ट कंजम्पशन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं या दिग्भ्रमित हो जाते हैं। एक तो वो बाहर का बना हुआ खाना जिसमें एक्सेस सॉल्ट यूज किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट को प्रिजर्वेटिव की तरह और स्वाद के लिए, लेकिन जैसे पैकेज फूड आते हैं वो सॉल्ट रिच होते हैं, जंक फूड होता है उसमें एक्सेस सॉल्ट होता है। तो घर के खाने से हमें कभी भी बहुत एक्सेस सॉल्ट नहीं मिलेगा अनलेस आदमी को आदत हो।
तो एक आदत की बात हमें बदलनी होगी कि कोई भी ऐड नहीं करना है। जैसे कि डॉक्टर ने पहले भी बताया कि कोई सॉल्ट को ऊपर से ऐड नहीं करना है। अचार, चटनी वगैरह को नहीं खाना है। जो खीरा ककड़ी है आपको नेचुरली खा सकते हैं, सॉल्ट होता है पहले से ही। तो उस चीज की बात है, तो इसमें जागरूकता लानी पड़ेगी। लेकिन अगर पैकेज फूड को बंद कर दें और लोगों में थोड़ी जागरूकता लाएं कि हमें उतनी सॉल्ट की जरूरत नहीं है जितना हम खाते रहते हैं, तो उससे काफी सुधार आएगा। मैं एक चीज और बात करना चाहता हूँ कि देयर आर टू थिंग्स। एक तो होता है, दो तरह के लोग, कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत सॉल्ट खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें साइंटिफिकली रिसर्च की गई है और देखा गया है कि हाँ, ये ठीक है। कुछ लोग होते हैं सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं और कुछ सॉल्ट रेसिस्टेंट होते हैं। सॉल्ट सेंसिटिव में क्या होता है कि अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर है, अगर वो सॉल्ट को रिड्यूस कर लेंगे, उनका बीपी नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको सॉल्ट से बीपी या उस पर चीज फर्क नहीं पड़ेगा, या सॉल्ट एक्सेस सॉल्ट खाने पर, लेकिन उसका नुकसान शरीर पर हो रहा होता है। और नुकसान कैसे हो रहा होता है, उसको साइंटिफिक मैकेनिज्म समझना होगा कि हमारी किडनी को सॉल्ट निकालना होता है, और किडनी सोडियम को नहीं निकालेगी तो बॉडी हमारा ऐसे काम करेगी कि सोडियम को डाइल्यूट करने के लिए बॉडी में फ्लूइड अधिक आ जाएगा, और फ्लूइड अधिक आ जाएगा तो उससे हाइपरटेंशन होगा। जब हाइपरटेंशन होगा तो कार्डियक और हार्ट पे असर पड़ेगा। तो सॉल्ट के हर व्यक्ति की डिफरेंट अप्रोच होती है, तो आपको एक तुलना नहीं करनी कि वो आदमी अधिक सॉल्ट खाता है उसको कुछ नहीं हुआ तो हम भी खा सकते हैं। आप नहीं जानते कि आप सॉल्ट सेंसिटिव हैं, सॉल्ट रेसिस्टेंट है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी कहती है कि 5 ग्राम से कम सॉल्ट और 2.3 ग्राम से कम सोडियम हमें दिन में लेना है। जितना कम लेंगे उतना बेहतर, लेकिन बहुत कम नहीं करना है। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि ये बात लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। कई लोग हमसे कहते हैं, जैसे मैम ने बहुत सही कहा और डॉक्टर लहरिया ने भी उस बात को कहा कि अगर आप नॉर्थ इंडियन थाली खा भी रहे हैं तो दिन में आप इतनी थाली नहीं खा रहे हैं कि आपका सॉल्ट इंटेक एकदम से बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों का कहना होता है कि साहब हम तो बिल्कुल बिना नमक वाली खिचड़ी खा रहे हैं या कम नमक खाते हैं क्योंकि हमारे घर में बीपी के पेशेंट हैं, और बाहर जाके वो चिप्स खाए जा रहे हैं, बाहर जाकर वो इस तरह के जंक फूड ले रहे हैं जिसमें सोडियम की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक मात्रा में है। तो कैलकुलेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अरोड़ा, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि कैलकुलेशन सही करें। आप कौन सी चीज ले रहे हैं जिसमें आपको सॉल्ट ज्यादा आ रहा है, उसका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा कि सिर्फ थाली पर ना जाएं, बाकी ओवरऑल दिन भर आप क्या खा पी रहे हैं उनसे भी जो सॉल्ट जा रहा है उसकी पहचान सही करें। तो ये कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा, माइंडफुल कैलकुलेशन। वेल दीपक, देखिए जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जो कैंड फूड है जैसे हल्दीराम का, या जो हम लोग ये कैंड फूड लेते हैं, इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो हमें चाय के साथ नमकीन, भुजिया, समोसा खाने की आदत है, इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। द बेकरी प्रोडक्ट्स हैव अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम। सो ये चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। हम जब खाना खाने की बात कर रहे हैं, जो बैलेंस्ड फूड है, मतलब देयर इज़ नो सेकेंड थॉट, घर का बनाया हुआ खाना इज़ द बेस्ट। If you want a balanced diet, if you want good salt diet, normal salt, not high salt, normal salt diet, a good diet in proteins, a good diet in giving you potassium also, you should always eat a home cooked food for all your 3 meals. Sometimes हम लोग कई करते हैं, जब बाहर चले जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो अवॉइड करिए, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। जैसे सूप अगर आप पी रहे हैं, आपको लग रहा है सूप आप पी रहे हैं वो बहुत हेल्दी है, लेकिन सूप में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द करी। सो दाल ले लीजिए, पतली दाल जैसे येलो दाल होती है, उसमें जो सॉल्ट होगा वो नॉमिनल होगा। उसके विज़ सूप लेंगे, उसमें एक तो वो सॉल्ट ज़्यादा होगा, सोया होगा, एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। सो यू हैव टू स्ट्राइक आउट अ बैलेंस थिंकिंग कि यार आप कैसा खाना चाहते हैं। आप प्रोटीन्स हाई में खाना चाहते हैं, आप सॉल्ट में खाना चाहते हैं, आप पोटेशियम लेवल सही रखना चाहते हैं, तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग कि जंक फूड की मात्रा बहुत बढ़ गई है, लेकिन जिस तरह से आप थाली के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडियन थाली विज़ बर्गर, I mean, yes. How will you select between the two devils? Absolutely. Right? एब्सोल्युटली। सो देखिए जिस्ट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैम आपने। जिस्ट ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि साहब नॉर्थ इंडियन थाली में नमक ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थाली छोड़कर, जो कि आपने घर में बनाई है, होम कुक्ड है, उसको छोड़कर आप जो है बर्गर्स खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं कि साहब थाली में तो नमक ज़्यादा होता है तो पिज्ज़ा बर्गर खा लेते हैं। सिमिलरली आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ये घरों में आम प्रवृत्ति है कि साहब
हमको तो बीमार हैं, हमारा बीपीआई है तो हमको सूप पीना है। अच्छा, सूप के पैकेट पे पीछे जाकर अब कभी सोडियम का लेवल देखिएगा या उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा देखिएगा तो पता चलेगा एक कप सूप ही आपको इतना ज़्यादा सोडियम इंटेक दे रहा है जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बनिस्बत इसके आपका घर का खाना ज़्यादा बेहतर था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, जो डॉक्टर लहरिया भी कह रहे हैं कि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार WHO को कोट भी किया गया इस रिपोर्ट में, जो कहती है कि 63% टोटल डेथ्स जो हैं 2016 में वो NCDs की वजह से हुई हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हुई हैं, और उसमें से भी 27% जो मौतें हुई वो CVDs की वजह से हुई हैं, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से हुई हैं। इसका कनेक्शन आपके हमारे खाने से है, सोडियम से है, फास्फोरस से है, प्रोटीन से है। अभी हमने सॉल्ट की बात की, फास्फोरस की बात भी करना बाकी है और प्रोटीन की बात भी करना बाकी है, क्योंकि ओवरऑल वेलबींग जुड़ी है एक एक न्यूट्रिएंट से। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नॉर्थ की थाली नमक वाली, और जब हम थाली कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो घरों में बनने वाला शुद्ध आपके किचन का खाना है उसको किसी तरह से इस रिपोर्ट में नीचा दिखाया गया हो या हम इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बात हो रही है कि आपकी थाली में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, सोडियम उसमें कितना है, फास्फोरस कितना है, प्रोटीन उसमें कितना है, इस पर बातचीत हो रही है और उसके आलोक में ये पूरी चर्चा। डॉक्टर लहरिया, इस रिपोर्ट में पर्सनलाइज चेंजेस की बात भी कही जा रही है ताकि NCDs के रिस्क को कम किया जाए, लेकिन उसके लिए एक्यूरेट डेली डाइटरी असेसमेंट का जिक्र किया गया है, जिसकी बात मैं ब्रेक से पहले भी कर रहा था। अब ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पे कि भाई आप डेली डाइटरी असेसमेंट करें तो करें कैसे, खासतौर से जब आपको पता ही नहीं है कि उस फूड के पीछे के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो ये बात सर सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन से चलेगी, इंडिविजुअल काउंसलिंग से चलेगी, या फूड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी आवश्यक होंगे सर? तो इस स्टडी में जो डेली डाइटरी इंटेक की बात की गई है वो की गई है कि उन लोगों को कितना रिक्वायरमेंट होता है, कितना जरूरत होता है, और इसको मोर स्पेसिफिक, बिकॉज ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी जिसमें एक बार कुछ सैंपल लिए गए, उसके बाद स्टडी की गई। लेकिन हम साथ में ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति का, जो बच्चे हों, एडल्ट हों, एल्डरली हों, साथ में उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, किस तरह के वर्क में एंगेज है, कि अगर कोई जो हैवी वर्क में ओपन सन में एंगेज है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा सोडियम की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से लोगों के रिक्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं, चाहे वो प्रोटीन इंटेक हो, फास्फोरस हो, सॉल्ट या सोडियम इंटेक हो। तो डेफिनेटली जो स्टडी ब्रॉडली एक बात करती है कि हमें हर एज ग्रुप के लिए, हर नीड के हिसाब से डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करनी होगी। लेकिन साथ ही ब्रॉडर प्रिंसिपल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और भारत में कई सारे सर्वे हुए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो ब्रॉड डेली रिकमेंडेड अलाउंस उसमें फिक्स किए गए हैं। तो उसका ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट होता है, लेकिन एक रेंज होती है। लेकिन उन रेंज के बियॉन्ड जाने पर, चाहे हम कैलोरी इनटेक की बात हो, चाहे फैट जो डेली डाइट में डिफरेंट इंग्रेडिएंट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन हो, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सॉल्ट, पोटेशियम जैसे इंग्रेडिएंट हो, तो डेफिनेटली एक ब्रॉडर प्रिंसिपल ले डाउन किए जा सकते हैं। लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए, जिसमें मेल फीमेल, साथ ही एक चीज और याद रखने की है कि एक हेल्दी व्यक्ति के लिए जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है और डेली इंटेक है वो डिफरेंट है। लेकिन मान लीजिए किसी को किडनी डिजीज है तो उसका सॉल्ट इंटेक डेफिनेटली कम होना चाहिए। उसी किसी तरह किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट इलनेसेज है, तो मुझे जहां तक समझ में आता है और मैं स्टडी के थ्रू गया हूँ, पढ़ा है मैंने उसको, तो वो इंडिकेट करते हैं कि एक जेनरिक प्रिंसिपल उन्होंने बात कर दी है, लेकिन हर व्यक्ति को उसकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से और रिस्क फैक्टर के हिसाब से, एज के हिसाब से अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, या फिजिशियन के साथ असेसमेंट करने के बाद डाइट को सूटेबली मॉडिफाई करना चाहिए। जहां तक आपने शुरुआत में बात की थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो हम जानते हैं आज से 50 साल पहले इन्फेक्शियस डिजीजेज, जो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायरिया हो गया, वेरियस इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन होते थे, उससे लोगों की मृत्यु होती थी। लेकिन अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो उस वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उनके रिस्क फैक्टर, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और उनकी वजह से होने वाली बीमारियां जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज और डेथ्स होने लगी हैं। तो एनसीडी एक मेजर रिस्क फैक्टर है और मेजर कॉज ऑफ डिजीज है,
और उसके रिस्क फैक्टर को हमें डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, एयर पॉल्यूशन इत्यादि को रोकना होगा, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और डाइट डेफिनेटली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंटली ये कहा कि एक इंडिविजुअल लेवल पे सप्लीमेंट्स की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, बट इस स्टडी में स्पेसिफिक टू लोकल एरिया गाइडलाइंस की बात भी कही गई है। तो जितनी भी हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, एफएसएसएआई है, एफडीए है, इन सबको क्या कुछ इस तरह पे काम करना चाहिए सर कि एरिया या ज्योग्राफिक स्पेसिफिक या लोकल एरिया स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस लाई जाएं जो कम से कम वहाँ की जो हेल्थ स्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके ज़रिए लोगों में अवेयरनेस के रूप में दिया जाए, उससे बात बन पाएगी सर? आई थिंक भारत में कई सारे नेशन वाइड सर्वे होते रहते हैं जो एक ब्रॉडर डाइटरी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ये स्टडी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो पीजीआई चंडीगढ़ से आई है, तो वो लोकल स्पेसिफिक डेटा उपलब्ध होता है। तो हमें हमेशा ही, और खासतौर से पॉलिसी मेकर्स को, प्रोग्राम मैनेजर्स को हमेशा ही एक नेशन वाइड डेटा, ओवरऑल डेटा और साथ में लोकल कॉन्टेक्स्ट को उसमें डिसीजन मेकिंग में शामिल करना ही होगा। अब जैसे हम बात करते हैं आयोडीन डिफिशियंसी की, काफी बार बात करते हैं, तो आयोडीन डिफिशियंसी कुछ एरिया में अधिक होती है और जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं उनमें कम होती है, तो लेकिन हिली एरिया में हायर संभावना रहती है, तो आपको उस हिसाब से लोकल डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसी तरह से हमें जानना होगा कि कुछ पॉपुलेशंस होती हैं जिनमें डाइटरी पैटर्न अगर हमें पता होगा तो उसके अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशन दिए जा सकते हैं। कुछ पॉपुलेशन अधिक सॉल्ट कंज्यूम करती हैं तो वहां पर अधिक अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उनके गाइडलाइंस का, फूड कंजम्पशन गाइडलाइन डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन साथ में जो हमारे देश में अभी फिलहाल हो भी रहा है, जैसे कि केरला ने एक फैट टैक्स, अगर हाई फैट कंटेंट फूड होते हैं, कुछ उसी तरह कई दुनिया के कई देश हैं जो अगर सॉल्ट कंटेंट किसी फूड प्रोडक्ट का हाई है तो उसको टैक्सेशन हायर करते हैं। तो सॉल्ट एंड हाई शुगर प्रोडक्ट्स को टैक्सेशन करके उस एरिया में उसका कंजम्पशन रिड्यूस किया जा सकता है, और साथ में लोगों में अवेयर लाने से उसको लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। और ये प्रूवन अप्रोच एंड टेक्निक्स हैं जिनको डेफिनेटली पॉलिसी लेवल पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संक्षेप में साइंटिफिक एविडेंस को यूज करिए, उस पॉपुलेशन के बिहेवियर को जानिए, और उन दोनों को मिलाकर हमें पॉलिसी निर्धारित करनी होगी, तभी हम एनसीडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैं एक आखिरी सवाल सर बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत सारे इस तरह की चर्चाओं में शामिल भी रहते हैं, खुद का आपका अपना रिसर्च भी है। ये फूड लेबलिंग की बहुत पुरानी बात हो रही है देश में। अभी हम देख रहे हैं कि जो ब्रांडेड फूड कंटेंट है वहाँ पर तो फूड लेबलिंग है और ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर और जो ओपन पैकेट्स है, ये जो ओपन हमारा जो फूड मटेरियल है, उसमें लेबलिंग की बात दूर दूर तक अभी है भी नहीं, और ऐसा लगता है कि एजेंसीज के बस की बात भी नहीं है ये। तो ऐसे में क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, अगर आप संक्षेप में बता पाएँ कि लेबलिंग भी हो जाए, क्योंकि वो व्यक्तिगत अवेयरनेस के लिए शायद सबसे बड़ा हथियार यही होगा। संक्षेप में अगर हम लोगों में जागरूकता लाएं कि अगर उनको कोई भी पैकेज फूड आइटम खा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि पोर्शन में लिखा होता है। जैसे वो 100 ग्राम का पैकेट है लेकिन उसमें पोर्शन हो सकता है 30 ग्राम को वो पोर्शन मानते हो, उसमें कितनी कैलोरी है, तो उससे काफी ध्यान दिया जा सकता है। साथ ही सरकार जो फूड पैकेजिंग पर लेबलिंग, खासतौर से स्टार रेटिंग की बात कर रही है, और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि स्टार रेटिंग से बेहतर तरीका ट्रैफिक सिग्नल अप्रोच होगा। आप उसमें लिखिए कि कंटेंट में अगर रेड बना हुआ है तो मतलब एक्सेस फैट है, अगर येलो है तो बैलेंस्ड है, और ग्रीन ठीक है। तो ये सारी अप्रोचेज साइंटिफिकली प्रूवन है और कई देशों में फॉलो की गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो स्मॉलर टाउन पे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वहां पर इम्प्लीमेंटेशन इसका चैलेंज होगा। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस को हम टैकल करते हैं, लोगों में जागरूकता लाना और सेल्फ कंट्रोल लाना एक बहुत बड़ा तरीका है। मैं संक्षेप में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं रिसेंटली एक एयरपोर्ट पर था और मुझे हल्की सी भूख लग रही थी कि कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैं पास की शॉप पे गया। मैंने देखा कि वहां पर जो आइटम्स थे उन पर कैलोरी काउंट लिखा हुआ था। तो जब मैंने कहा कि अच्छा मुझे भूख तो लग रही है लेकिन इतनी कैलोरी मैं नहीं खाना चाहता, तो मैं उसको आइडिया को ड्रॉप कर दिया। तो एक डेफिनेटली अगर हम लोगों को अवेयरनेस लाएं तो एक डिटरेंट होता है और लोग बैलेंस अप्रोच फॉलो करते हैं। मेरे लिए तो ये अप्रोच बहुत अच्छे से काम करती है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि इस अप्रोच को हमें हर किसी को आत्मसात करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पूरा इकोसिस्टम जनरेट करना पॉलिसी मेकर्स का काम है, प्रोग्राम मैनेजर्स का काम है। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आपकी तरह आपने पढ़ाई की है, आप अवेयर हैं
इस बारे में तो आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो इकोसिस्टम, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं, उसके लिए अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि जल्द माहौल ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अरोड़ा भी जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।